नमस्कार, आप प्ले न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए आज महंगाई भत्ता सहित सरकार के रिटायरमेंट एज में बढ़ोतरी के फैसले सहित और भी कुछ महत्वपूर्ण खबरों को एक एक करके जानेंगे। इससे पहले आपने इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। हमारी पहली खबर है कि कोरोना संकट के बावजूद इन लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। जी हां, देश भर में कोरोना संकट के कारण करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को स्थगित कर दिया गया है, जबकि कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करने का भी ऐलान किया है। लेकिन इन सबके बावजूद तमिलनाडु में लाखों राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों, शिक्षकों और राज्य का संविदा कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 1 साल बढ़ा दी है। पहले राज्य में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 वर्ष थी, जो अब 59 वर्ष हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने इस पर मोहर लगा दी है और जल्द ही ये आदेश लागू किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि पलानी स्वामी सरकार के फैसले से राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों और राज्य सरकार के संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उनकी रिटायरमेंट उम्र 1 साल बढ़ जाएगी। उल्लेखनीय है कि देश भर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के मकसद से लॉकडाउन लगाया गया है, जिस वजह से केंद्र और राज्य सरकार का राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस वजह से सरकार अपने खर्चों में कटौती करने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार केंद्र से जल्द राहत पैकेज देने की मांग कर रही है। अगली बड़ी खबर, रेलवे एसोसिएशन ने कर्मचारियों के डीए रोकने की जगह उसे पीएम में जमा करने का दिया सुझाव। जी हां, केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनों के डीए पर लगी रोक के बीच कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि यदि सरकार वेतन के साथ डीए देने में असमर्थ है तो वह डीए को प्रोविडेंट फंड में जमा कर दे। बीएसएनएल बीमा कर्मचारी संगठनों के बाद अब इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने डीए पर लगी रोक पर आपत्ति तो जताए हैं, लेकिन सरकार को यह सुझाव दिया है कि यदि सरकार को वेतन के साथ डीए देने में दिक्कत है तो इसे प्रोविडेंट फंड में जमा करा दे। रेलवे एसोसिएशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना संकट के इस माहौल में रेलवे कर्मचारी जरूरी सामग्रियों को पहुंचाने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रहा है। ऐसा में यदि डीए और वेतन में कटौती होती है तो इससे कर्मचारियों के मनोबल पर असर पड़ेगा। पत्र में यह भी कहा गया है कि जब खुद प्रधानमंत्री प्राइवेट सेक्टर से ये कह रहे हैं कि वह अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं काटे, तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में कटौती करना मुनासिब नहीं है। जब सरकार ही कटौती कर रहे हैं तो फिर प्राइवेट फर्म कटौती क्यों नहीं करेंगे। पत्र में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इसमें डीए भी जुड़ा रहता है। अगली बड़ी खबर, 30,000 से कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा। जी हां, देश इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ रहा है। कोरोना को हराने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन के कारण पूरा देश थमसा गया है। आर्थिक गतिविधि पर भी ब्रेक लग चुका है। हालांकि लॉकडाउन 3.0 में सरकार की ओर से कई मामलों में छूट भी दी गई है, जिससे अर्थव्यवस्था को थोड़ी गति मिल सके। इस बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 30,000 से कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। खबर है, केंद्र सरकार कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। सीएनबीसी के अनुसार केंद्र सरकार यह फैसला कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को मेडिकल और नकद लाभ देने के लिए ईएसआई के दायरे को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। खबर के अनुसार श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। उस प्रस्ताव में सैलरी की सीमा 21,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की मांग की गई है। अगर सैलरी का दायरा बढ़ा दिया जाता है तो इससे कर्मचारियों को ईएसआई की ओर से जो भी लाभ मिल सकता है वो मिलता रहेगा। इससे कंपनियों पर बोझ भी कम होगा।
मालूम हो कि फिलहाल ईएसआई के अंतर्गत अभी वैसे कर्मचारी आ रहे हैं जिनकी सैलरी 21,000 से कम है। इसके अलावा ईएसआई के दायरे में वैसी कंपनियां आती हैं जिसमें कम से कम 10 कर्मचारी काम करते हो। गौरतलब है 2017 में ईएसआई की सीमा को बढ़ाकर 15,000 से 21,000 रुपये किया गया था, जिससे कई कर्मचारियों को लाभ हुआ था। खबर है कि ईएसआई ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के कारण जो भी कंपनियां कर्मचारियों का अंशदान जमा नहीं कर पाई, वैसे में भी सारी मेडिकल सुविधाएं मिलती रहेगी। इसके अलावा जिनकी कार्ड की वैधता समाप्त भी हो गई हैं वे भी ईएसआई का लाभ ले सकते हैं। इन सब के अलावा ईएसआई ने एक बड़ी घोषणा की है कि अब लॉकडाउन के दौरान लाभार्थी अगर कोई दवाई बाहर से भी लेते हैं तो वो उसका भी क्लेम ले सकते हैं। साथ ही ईएसआई ने कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई अस्पतालों से समझौता किया है। इन अस्पतालों में भी कर्मचारी आसानी से इलाज करा सकेंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश में 17 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। देश में इस समय कोरोना से 49,391 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1694 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अच्छी बात है कि देश में 14,183 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर, 7वां वेतन आयोग महंगाई भत्ते डीए को फ्रीज करने के फैसले का देश के सबसे बड़े संगठन ने किया कड़ा विरोध। जी हां, केंद्र सरकार और 14 राज्य सरकारों की ओर से कोरोना संकट के कारण महंगाई भत्ते पर रोक लगाए जाने का आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने कड़ा विरोध किया है। देश के एक सबसे बड़े मजदूर संघ ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार के सामने यह मुद्दा जोरदार से उठाया है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के दौरान भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने इसे एक पक्षीय निर्णय बताते हुए निम्न आय वर्ग के लोगों को इससे मुक्त रखने की मांग की है। करीब 14 राज्य सरकारों ने वेतन भत्तों में कटौती की। बीएमएस के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार ने बताया कि लगभग 14 राज्य सरकारों ने व्यापक रूप से वेतन भत्तों में कटौती की है। केंद्र सरकार ने भी महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये राशि उन्हें वापस दी जाएगी या नहीं। केरल ने तो सभी मर्यादाओं को लांघते हुए प्रत्येक माह में 6 दिन के वेतन में कटौती 5 माह तक जारी रखने का निर्णय लिया है। यानी कर्मचारियों को 1 माह का पूरा वेतन कट जाएगा। इससे कर्मचारियों का हित प्रभावित हो रहा है। बीएमएस ने श्रम मंत्रालय से मांग की है कि केरल सरकार को वेतन में बेहताशा की जा रही कटौती पर रोक लगाने का निर्देश जारी करे। भारतीय मजदूर संघ महंगाई भत्ते पर रोक लगाने के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करता है। बीएमएस के पदाधिकारियों ने श्रम मंत्री से पेंशनधारियों को राहत देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईपीएफ पेंशनधारी 3,000 रुपये से कम पाते हैं, उन्हें 1,000 रुपये राहत स्वरूप दिए जाएंगे। पेंशन में किसी तरह की कटौती नहीं की जाए। इतना ही नहीं, कोरोना संकट के दौरान जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके पेंशन में रुका हुआ अतिरिक्त महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। अगली बड़ी खबर, अब सरकारी कार्यालय सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुले रहेंगे। जी हां, जगह जगह पर नाकों के चलते यातायात धीमा होने के चलते पंजाब, हरियाणा और केंद्र के दफ्तरों के कर्मचारी समय पर और बिना किसी परेशानी पहुंच के इसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने सरकारी दफ्तरों का समय को बदला है। सरकारी दफ्तर अब सुबह के 10:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक खुले रहेंगे। कर्फ्यू खत्म होने के बाद पहले दिन शहर में कैसी स्थिति रहेगी, इसके बारे में भी वीपी सिंह बदनौर ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 41 दिन के लॉकडाउन के बाद वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए प्रतिबंधों में ढील देना और दैनिक आय वालों को राहत प्रदान करना आवश्यक था। इसलिए गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार प्रशासन ने लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी हैं। उन्होंने शहरवासियों से प्रशासन के आदेशों का पालना करने की अपील की है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार प्रशासन ने लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी हैं। उन्होंने शहरवासियों से प्रशासन के आदेशों का पालन करने की अपील की है। कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को बापूधाम, सेक्टर 30B और अन्य कंटेनमेंट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवाओं को क्षेत्र में संदिग्ध मामलों की जांच और टेस्ट के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कर्मचारियों को संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए फील्ड ऑपरेशन के लिए उचित सुरक्षा गियर का उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने बापूधाम कॉलोनी में कंटेनमेंट जोन का विस्तार करने का निर्णय लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच हो सके और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पर एक लाइक और ज़्यादा अपने संबंधी साथियों तक जरूर शेयर करना ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।